नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले 12 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। वर्तमान समय में मैं यान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली में डीन संकाय अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हूं। अब हम हिंदी पत्रकारिता के नवजागरण का अर्थ और उसकी विचारधारा के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, वे बिंदु इस प्रकार हैं। नवजागरण का अर्थ व उसकी विचारधारा, हिंदी भाषी समाज, नवजागरण की अवधारणा का पश्चिमी संदर्भ। नवजागरण एक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भारत पर प्रभाव, पत्रकारिता और ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्रकारिता की भाषा का स्वरूप। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रवाद की जड़ें एक तरफ 19वीं शताब्दी के तथाकथित पुनर्जागरण तक जाती हैं और दूसरी ओर एक ऐसे राष्ट्रवाद की ओर जो उपनिवेशवाद की चपेट में था। एक तीसरा पक्ष देश की जनसंघर्ष की परंपरा भी था। 19वीं शताब्दी का भारत एक बड़े संक्रमण के दौर में था, जिसमें समाज को अपनी पहचान और समझ को बनाने और बताने की जरूरत थी। खास तौर से शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित वर्ग के बीच भी अंग्रेजों से मोह भंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि एक नई भाषा का विकल्प चुनकर उसे विकसित किया जाए। उन्नीसवीं शताब्दी में शुरू होने वाले आंदोलनों पर पश्चिम का प्रभाव था, लेकिन इसके साथ ही एक भाषाई चेतना का विकास शुरू हुआ। इन आंदोलनों का आरंभिक क्षेत्र बंगाल और महाराष्ट्र थे, जहां बांग्ला और मराठी में भाषा निर्माण की प्रक्रिया नजर आती है। शताब्दी के अंत में आर्य समाज का प्रभाव पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैल रहा था और हिंदी भाषा के संबंध में इन प्रांतों का अलग दृष्टिकोण साफ तौर पर सामने आ रहा था। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बिहार में पंडित ब्रह्मानंद ने आर्यव्रत नामक पत्रिका निकाली। पंजाब में हिंदी, पंजाबी या देवनागरी और गुरुमुखी के विवाद में आर्य समाजियों की भूमिका उल्लेखनीय रही थी। इस सारे प्रकरण में जिस बात पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, वह है भाषा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने और समझने का प्रयास। पुनर्जागरण ने लोगों को आत्मचेतन बनाया और भाषा उसकी एक अभिव्यक्ति थी। भाषा का सृष्टि होने से इतना एक क्रांति आ गया सारा दुनिया में। एक साथ तो भाषा का सृष्टि नहीं हुआ, अलग अलग समय पर अलग अलग देश में भाषा का सृष्टि हुआ। लेकिन जहाँ कहीं भी भाषा उपलब्ध हुआ, अभी कोई करीब 3000 भाषाएं दुनिया में हैं। उसमें से करीब 500 का ही रिटन फॉर्म में वो भाषा है, बाकी डायलेक्ट का रूप में है। रिटन फॉर्म में जब भाषा मिलती है तो आपको पत्रकारिता में, पुस्तक रचना में और पढ़त लिखत में आपको ये भाषा काम देते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन कायम होने के बाद जो नया समाज विकसित होता जा रहा था, उसकी जरूरतें पहले के समाज से भिन्न थीं। पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे और पढ़े लिखे नए वर्ग ने इन जरूरतों को पहचाना और इनके लिए सुधारवादी आंदोलन शुरू किए। सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक दृष्टिकोण, परंपरागत नैतिक धारणाओं में बदलाव द्वारा सुधार लाने का प्रयास किया। इस नए वर्ग को यह विश्वास था कि नए समाज का राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास व्यक्ति की स्वतंत्रता, विकास के लिए अवसर, सामाजिक समानता आदि उदारवादी सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज को जिन आंदोलनों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें प्रमुख हैं ब्रह्म समाज, यंग बंग आंदोलन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि। भारतवासियों को जगाने में
जागरूकता पैदा करने में जो अहम भूमिका निभाया, उनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट जी ने स्थापना किया अडायार मद्रास में, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना किया, अंगभंग आंदोलन, ये सब आंदोलन और इन लोगों का कार्रवाई से और इन लोगों का भावना से प्रभावित किया गया भारतवासियों को। और धीरे धीरे भारतवासियों को ये चेतना, ये विश्वास होने लगा कि हमारा भाषा, निजी भाषा, अपना भाषा, जिस भाषा में आप वार्तालाप करने में आपको आनंद आता है, जिस भाषा में समाचार पत्र पढ़ने में हमको आनंद आता है, जिस भाषा में कथन प्रवचन सुनने में हमको आनंद आता है, जिस भाषा में शिक्षा पाने में हमको आनंद है, वो भाषा है हिंदी। उस हिंदी को जगाने के लिए ही जो प्रयास किया गया उन दिनों में, और उसके बाद भी इसीलिए जो है आज हिंदी जो भूमिका निभा रहे हैं विकास में और मानसिकता को सुधारने में, मानसिकता में कोई अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है तो उसको दूर करने में ये हिंदी भाषा एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। यूरोप के व्यापारी जब भारत आए तो उन्हें यहाँ जो समाज देखने को मिला वो अंतर्मुखी, संकोची और बंद समाज था। इस समाज का यह व्यवहार उसके संगठनों, सदस्यों के दृष्टिकोण में दिखता था। भौतिक स्तर पर ऐसी मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मानसिक धरातल पर इसके प्रभाव और भी घातक थे। कर्म के सिद्धांत, भाग्यवाद, जीवन के प्रति अनासक्ति दृष्टि जैसे कुछ मूल्य प्रचलित थे, जिनके कारण मनुष्य के जीवन में शून्यता थी और वह मानसिक रूप से बीमार था। मनुष्य अपने को चिंतन की दृष्टि से असमर्थ पाता था। ऐसे समाज में मनुष्य अपने को यथार्थ से खींचकर अध्यात्म की ओर ले जाता था। समाज और परिवार का ढांचा कुछ ऐसा था जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध और कुंठित होकर रह जाता था। किसी भी व्यक्ति का विकास उसके पूर्वजों की छाया मात्र था। कुछ लोगों ने समाज और परिवार की ऐसी स्थापित मान्यताओं को चुनौती भी दी, लेकिन पूरे समाज में ना तो चुनौती देने की शक्ति थी और ना ही इच्छा। समाज की मान्यताओं, परंपराओं, नियमों तथा विधानों का अंधानुकरण आमतौर पर सबसे अच्छा सामाजिक गुण माना जाता था। नव जागरण का प्रसार इटली में 14वीं और 16वीं तथा यूरोप के अन्य देशों में 15वीं शताब्दी के अंतिम दौर में और 16वीं शताब्दी की समाप्ति तक दिखाई पड़ा। यूरोप के आंदोलन की 3 प्रमुख विशेषताएं थीं: धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, मानवतावादी विश्व दृष्टि, प्राचीन संस्कृति पर इसकी निर्भरता। नव जागरण संस्कृति का उद्भव ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में पुराने सामंती संबंध विघटित हो रहे थे और वहां के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों और क्षेत्रों में आरंभिक पूंजीवादी संबंधों के संकेत मिलने लगे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा 1776, फ्रांस की क्रांति 1789, स्पेन और पुर्तगाल के साम्राज्यवाद के विरुद्ध 15 वर्षों तक संघर्ष के बाद दक्षिणी अमेरिका के कई देश स्वाधीन। 1820 से 1821 इटली और 1820 से 1823 स्पेन की क्रांति, 1821 से 1830 यूनान का तुर्की के साथ संग्राम, 1848 ईस्वी में यूरोप के कई देशों में क्रांति। हमारा हिंदुस्तान में पत्रकारिता का इतिहास अगर देखा जाए तो ऐसा है कि शुरू में तो हमको अंग्रेजी का ही एक समाचार पत्र जो कि जेम्स अगस्टस हिकी उन्होंने बंगाल गैजेट का नाम से निकाला था। वो डिसग्रांटेड एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक नाराज़गी था उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी उनका मालिक थे जहाँ वो नौकरी करते थे। तो
उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे के ये पेपर शुरू किया था। इस पेपर में इसके बाद हमारा यहाँ धीरे धीरे जो है हमारा इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में ये समाचार पत्र निकालने लगा। अब अंग्रेज़ों का ये कहना था, अंग्रेज़ों का ये विश्वास था कि जो अंग्रेजी में समाचार पत्र निकालते हैं, निकालने वाला चाहे एडिटर चाहे प्रोप्राइटर हो या जो पढ़ने वाला है वो समझदार है, वो अंग्रेज़ों का खिलाफ नहीं जाएगा, वो सूझबूझ के साथ वो बड़ा संतुलित रूप से और बुद्धिमान के तरह काम करेगा। जो गड़बड़ करने वाला है वो जो भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकलते हैं वही लोग जो है कुछ अनपढ़ भी होते हैं और लासमझ भी होते हैं और वही गड़बड़ करने वाला लोग वही है। तो उन्होंने लॉर्ड लीटन का टाइम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकल दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकलने का मतलब ये था कि जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र निकलता है, ज़्यादातर बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में वो निकलता था उन दिनों में। इनके लिए, इनको गला घोटने के लिए, इनका जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, इसको रोकने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया। और हमारा सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिसाल है जो कि अमृत बाज़ार पत्रिका का। अमृत बाज़ार पत्रिका बांग्ला में निकलता था और इनका जो दो भाई मिलके इसको चलाते थे, घोष ब्रदर्स, तो इनका जो एडिटोरियल निकलता था उससे अंग्रेज़ लोग कांपते थे। इनका एडिटोरियल को बांग्ला में से तर्जमा करके, ट्रांसलेशन करके उन लोगों को बांटा जाता था और वो पढ़ते थे। और पढ़ने का बाद उनको लगता था कि ये बोल तो रहा है सच, लेकिन उनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था, उनको मुनासिब नहीं होता था कि जो वे लिखते थे एडिटोरियल। तो उन्होंने इसको टारगेट बना के, अमृत बाज़ार पत्रिका जो बांग्ला में निकलता था उसी को टारगेट बना के उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग प्रेस कहा जाता है, गला घोटने वाली कानून उन्होंने बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने राताराती ओवरनाइट अपना पूरा न्यूज़पेपर का ढांचा ही बदल दिया, लेआउट बदल दिया और भाषा जो है बांग्ला में था उसको अंग्रेजी में कर दिया। अंग्रेज का सिपाही तैयार थे कि सुबह न्यूज़ 10 में आएगा अमृत बाज़ार पत्रिका और बंगाली में आएगा। उन्होंने परमिशन नहीं लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया और एडिटर का नाम, प्रिंटर का नाम, ये सारे जो कुछ कानून का अनुसार देना चाहिए पहले ही वो नहीं दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए उसी समय। ऐसा ही इंस्ट्रक्शन था, बड़ा शानदार ड्रिल बना के रखा था उन्होंने। और सुबह जब न्यूज़ 10 में गया तो देखा कि अमृत बाज़ार पत्रिका तो बांग्ला में नहीं छापा, ये तो अंग्रेजी में छाप दिया। तो अंग्रेजी में जब छापा तो ये लागू नहीं है ये कानून इन पर, अब अरेस्ट नहीं कर सके। तो इस तरह का उनका जो ब्रिटिशों का जो शुरू से ही उनका, कभी वो नहीं चाहते थे कि हमारा लोगों को सरकारी कामकाज का बारे में, सरकारी का जो गड़बड़ शड़बड़ है, उल्टा सीधा काम करने वाला, देश का लोगों का हित के लिए जो नाकाम नहीं है, ऐसा काम का बारे में कोई भी खबर लोगों में ना फैलाए। और लोगों में इस तरह का काम फैलाने से लोगों में जागृति पैदा होगा। तो ये जागृति पैदा धीरे हो या ना हो, बिल्कुल यही तो उनका मकसद था अंग्रेजों का, ताकि और 200 साल और 500 साल यहाँ राज कर सके। भारतेंदु युगीन पत्रकारों ने समाज सुधार और राष्ट्रीयता को अपने चिंतन में प्रमुखता दी। पंडित बालकृष्ण भट्ट के राजनीतिक निबंध सरकार की आलोचना का लक्ष्य मानकर लिखे गए। भारत का भावी परिणाम क्या होगा, इस शीर्षक से लिखे गए निबंध में पंडित भट्ट कहते हैं, ये कौन कह सकता है कि हतभागे भारतवासियों के भाग्य में दुख भोगना कब तक बंधा है। सहस्त्रों वर्ष बीते जब से पृथ्वीराज का दिल्ली से सम्रांगण में पराजय और मरण हुआ, तब से भारत का सूर्य अस्त हो गया। आज का इंडिया
इंग्लैंड को अपना सर्वस्व सौंपे हुए है और हीन दीन होकर उसकी शरण में पड़ा है, और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से वह प्यार नहीं हो सकता जैसा इंग्लैंड से है। इसी से हम सोचते हैं कि भारत का भावी परिणाम क्या होगा। इसी अखबार ने यानी हिंदी प्रदीप में पुलिस के संगठन, व्यवहार और अयोग्यता की बड़ी निंदा की गई। इस पत्र ने अंग्रेजों का अध्ययन उनकी गतिविधियों के संदर्भ में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया और उनकी सारी चालों का पर्दाफाश व्यंग के साथ किया। यही पत्र धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और अन्य कार्यों में दान के विधान का विरोध करते हुए लिखता है, प्रजा का असंख्य धन जो पंडों, साधुओं, योगियों, वैरागियों आदि को देने में व्यय होता है, वही देश की भलाई के काम में लगाया जाए तो कितना उपकार हो। अशिक्षा और पर्दा प्रथा की आलोचना के संबंध में एक व्यंग लेख कहता है, बाबू साहब विलायत की राह के लिए कदम उठाए हैं, बबुआइन घर गोबर ही पाथती हैं। बाबू साहब मिस्टर सो एंड सो कहे जाने की उमंग में फूले नहीं समाते और ललाइन कौना ढकनी ही रह गईं। ब्राह्मण नाप के इस पत्र ने अपने लेख में टैक्स का विरोध किया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। भाइयों, यह तो तुम्हारे ही मतलब की बात है, आखिर कपड़ा पहनोगे ही। एक बार हमारे कहने से एक एक जोड़ा देसी कपड़ा बनवा डालो, यदि कुछ सुविधा देख पड़े तो मानना दाम कुछ दूने से लगेंगे। देसी लक्ष्मी और देसी शिल्प के उधार का फल सेतमेत। कारखानों के मशीनीकरण के कारण जब कुटीर उद्योग धंधे समाप्त होने लगे तो इसके दुष्परिणाम को ब्राह्मण ने इस प्रकार व्यक्त किया, आगे 150 रुपए लगा के छोटा मोटा धंधा कर लेता तो भी चैन से दिन बिताता था, पर आज हम देखते हैं कि हजारों अटकाए बैठे हैं। हजारों अनाथ विधवा पिसौनी घुटौनी कर खाती थीं, उनकी रोटी पंचक्कियों ने हर ली। हजारों कंबल खेस कपड़ा बनाकर निर्वाह कर लेते थे, उन्हें सत्यानाश में मिलाने को कारखाने खड़े हुए हैं। बाल विवाह, वैधव्य और पुनर्विवाह की स्थिति का चित्रण आनंद कादंबनी में मिलता है। इसके संपादक थे प्रेमधन। अज्ञात विधवाएं जो यह भी नहीं जानती कि विधवा होने से क्या हानि क्या लाभ है, क्या इसको विधवा कहते हैं। उस नाममात्र के पति के मरने पर यदि पुनर्विवाह हो तो उन्हें भी यही उपचार विचार के अनुसार उचित था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी की राजनीतिक मासिक पत्रिका नरसिंह का प्रकाशन 1907 में हुआ था। उसके चौथे अंक में विचार प्रकट करते हुए वाजपेयी जी ने लिखा था, स्वराज्य की आवश्यकता भारतवासियों को इसलिए है कि विदेशी सरकार उनके अभावों और अभियोगों को समझने में असमर्थ है। यदि आज यहाँ स्वराज्य होता तो लाखों हिंदुस्तानी दाने दाने को तरस कर प्राण न गंवाते। स्वराज्य के अभाव से प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपए इस दरिद्र देश से इंग्लैंड चले जाते हैं। तिलक युग की पत्रकारिता में स्वराज्य की चेतना के स्वर अधिकाधिक मिलते हैं। ऐसी स्थिति में स्वराज्य के बिना भारत की गति ही नहीं है। भारतवासियों के लिए दो ही मार्ग हैं, चाहे वे स्वराज्य का लाभ लेकर अपना मनुष्य तत्व बनाए रखें अथवा जंगल में मनुष्यों की भांति पशुओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएं। दैनिक पत्रों के साहित्यिक महत्व की चर्चा करते हुए आचार्य शिव पूजन सहाय ने लिखा है, जो लोग दैनिक पत्रों का साहित्यिक महत्व नहीं समझते वे उन्हें राजनीतिक जागरण का साधन मात्र समझते हैं। इस विचारधारा के अनुसार पत्रकारों व लेखकों का मानना था, भाषा के बगैर साहित्य नहीं और भाषा और साहित्य दोनों के बगैर संस्कृति नहीं और तीनों के बगैर मनुष्य नहीं। इसलिए साहित्यिक भाषा चेतना के द्वारा राजनीतिक विचारधारा की समृद्धि का काम इस युग के कई पत्रों ने किया। अंग्रेजों का मन में एक शंका रहा शुरू से कि अगर भारतीय जनता को अगर रोशनी मिले, जागरूकता इनमें पैदा हो तो हमारा कामकाज यहाँ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए जो कुछ शिक्षा का क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ कदम उठाए थे वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए कुछ लोगों को, ताकि उनको क्लार्क, उनका कामकाज, उनका दफ्तर का कामकाज अंग्रेजी में होना संभव हो।
लेकिन हिंदी भाषा हमारा अब संविधान में कोई 23 भाषा जो है उनको वो रिकॉग्नाइज्ड है। इन भाषाओं में कोई शिक्षा का या समाचार पत्रों का या पुस्तक निकालने का कोई योजना उनके पास नहीं था, वो इसमें विरोध भी करते थे। इस स्थिति में हमारा जो समाज सुधारक लोग हैं, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने मिलके ये जो है जागृति, हमारा जो हिंदुस्तान का जो पिछड़े हुए थे उन दिनों में, पिछड़े जो कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनते थे। बहुत शानदार स्टोरी है विद्यासागर जी के बारे में, वो मैं समयांतर बताऊंगा। विद्यासागर जी को ब्रिटिश उसमें निमंत्रण हुआ था, तो उनमें वो धोती पहन के गए थे, तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया था। तो अंदर घुसने नहीं दिया, वो आके एक दोस्त से, एक मित्र से सूट खरीद के, सूट मांग के लेके वो पहन के गया, तो उनको जाने दिया अंदर। जब कि खाने का टेबल पे गया, उन्होंने खाना सब अपना जेब में डालना शुरू किया, कोट का जेब में। तो किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मुझे तो नहीं निमंत्रण मिला, मेरा कोट को निमंत्रण मिला। इस तरह का उनका था कि जो कि अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनते थे उनको घृणा का दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, वो बेवकूफ़ है। तो इसलिए जो है हमारा ऊपर ये जिम्मेवारी, हमारा जो समाज सुधारक है, जो शिक्षित लोग हैं, तो उन लोगों का ऊपर आया। तो इसलिए उस समय ब्राह्मो समाज मूवमेंट, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था, केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान था, इन लोगों ने, ब्राह्मो समाज वालों ने और ये आर्य समाज वालों ने, जो दयानंद सरस्वती जी ने किया था, इन लोगों ने मिलके जो जागृति का नारा जो लगाया, जागृति के लिए जो कुछ साधन का आवश्यकता था उन दिनों में दिया। भाषण, बहुत सारे जगहों में भाषण होता था, पुस्तक निकालते थे। तो इस तरह का हमारा जो भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का संस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता की मूलतः 2 धाराएं थीं, राजनैतिक, साहित्यिक। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद भारतीय पत्रिकाओं में बंग भंग का कड़ा विरोध करते हुए इसे राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात बताया। संध्या, युगांतर, वंदे मातरम और नवशक्ति आदि पत्रिकाएं अपनी उग्र राष्ट्रीयता के साथ प्रकट हुईं। विपिन चंद्र पाल, हिमेंद्र प्रसाद घोष, महर्षि अरविंद आदि इन्हीं पत्रों के माध्यम से जन आंदोलनों के प्रणेता बने। 20वीं सदी का आरंभिक दशक तिलक युग की मूल उग्र चेतना को ध्वनित करता है। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी का 1907 में नरसिंह में प्रकाशित लेख स्वराज्य की आवश्यकता विचारों और तेज के कारण सराहा गया। युगांतर में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया। इसी पत्र ने बम बनाने की विधि को भी निडरता से प्रकाशित किया। 1909 में जब इसका अंतिम अंक निकला तो उसमें इसका नया मूल्य भी छापा गया था, जो था फिरंगी का कटा हुआ सिर। हिंसा और क्रांति के विचारों को छापने वाला यह बेजोड़ पत्र था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक का यह नारा इस युग के केसरी और मराठा जैसे प्रमुख पत्रों का नारा बन गया था। हालांकि तिलक इन पत्रों के घोषित संपादकों में नहीं थे, लेकिन ये पत्र उनकी विचारधारा को भी मुखरित करते थे। 1890 में तिलक केसरी के पूर्ण संपादक बने और सरकार से संघर्ष करते हुए तिलक ने अपने पत्रों में एंग्लो इंडियन प्रेस के भारत विरोधी रवैये को भी तीव्र आलोचना की। केसरी का स्वर यदि तीव्र था तो मराठा का रुख नरम था। हिंदी केसरी के मुख्य पृष्ठ पर यह निश्चय वाक्य होता था, सावधान, निश्चिंत होकर ना विचरना, जब देश की जनता नींद से उठ जाएगी तब तुम्हारी खैर नहीं। बालकृष्ण शिवराम मुंजे के नेतृत्व में हिंदी केसरी में तिलक के लेख ये उपाय टिकाऊ हैं के लिए उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी। कुछ हिंदी लेखकों द्वारा एक मुहावरे की तरह चलाए गए इस शब्द का उनकी चर्चाओं से बाहर कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसे हिंदी नवजागरण कहा जाता है। दरअसल ब्रह्म समाज और खासकर आर्य समाज के धार्मिक सुधारों के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया में हुआ सनातनी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था, जिसमें उस समय के सभी बड़े हिंदी लेखकों
और संपादकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इन लेखकों की चेतना पर भी उस सुधार आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ा, जिसके नतीजे में उन्होंने भी कुछ सुधारों का सीमित रूप से समर्थन किया और उनके आंदोलन को नवजागरण कहना धार्मिक सामाजिक सुधारों वाली भारतीय नवजागरण की धारा से उन्हें गड़बड़ कर देना होगा। भारतीय नवजागरण मुख्यतः धर्म और समाज के सुधार का आंदोलन था, जबकि हिंदी नवजागरण का यह मुख्य लक्ष्य कभी नहीं रहा। उल्टे इसके नेता धर्म के परंपरागत स्वरूप में बुनियादी सुधारों का विरोध करते थे। सामाजिक सुधारों के मामले में सबसे प्रधान मुद्दे स्त्री प्रश्न पर उनकी नजरिया काफी पिछड़ा हुआ तथा दुविधाग्रस्त था। आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज की तरह उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रभावशाली प्रचार नहीं चलाया। विधवा विवाह के प्रश्न पर एक आध अपवाद को छोड़कर या तो वे इसके विरोधी रहे या दुविधाग्रस्त रहे। उन्होंने स्त्री चेतना के किसी नए आधार को प्रोत्साहित नहीं किया। यही वजह है कि 19वीं सदी के तथाकथित हिंदी नवजागरण में स्त्री चेतना की दृष्टि से ऐसी कोई महत्वपूर्ण हिंदी लेखिका नहीं हुई जिसकी तुलना उसी दौर की बंगाली या मराठी लेखिका से की जा सके। वास्तव में उस दौर में आर्य समाजी सुधार आंदोलन का विरोध करते हुए लेखक जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसका सही नाम हिंदी नवजागरण के बजाय हिंदी आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि उन लेखकों संपादकों का मुख्य लक्ष्य यही था। धार्मिक सुधारों के खिलाफ 1870 में काशी धर्म सभा कायम करने से भी पहले 1867 में उन्होंने अदालतों से उर्दू लिपि हटाने और उसकी जगह पर नागरी लागू करने के लिए सरकार को मेमोरेंडम दिया था। यहीं से हिंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख गढ़ बनारस और इलाहाबाद को केंद्र बनाकर जो आंदोलन 2500 साल तक चलता रहा, वह किसी धार्मिक या सामाजिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि भाषा और लिपि के लिए था। इस एपिसोड में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं: नवजागरण का अर्थ व उसकी विचारधारा, हिंदी भाषी समाज, नवजागरण की अवधारणा का पश्चिमी संदर्भ, नवजागरण एक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अवधारणा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भारत पर प्रभाव, पत्रकारिता और ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्रकारिता की भाषा का स्वरूप। इसी के साथ हमारा आपके साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।